शेखावत मेंशन बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। बजट थी राम और सिया की बेटी रुद्रिका की शादी, जो हो रही थी इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन मानवीर राजावत से। मंडप पर मान आराम से बैठा सारी विधियां कर रहा था। थोड़ी देर में उसके बगल में उसकी दुल्हन को लाकर बैठा दिया गया। मान ने गर्दन घुमाकर देखा। लाल रंग के जोड़े में 16 श्रृंगार किए और बड़ा सा घूंघट डाले वो लड़की, जिसमें से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ की उंगलियों की हरकतें बता रही थीं कि वो काफी घबराई हुई है। अचानक उस लड़की की नजर वहां पड़े कलश के पानी पर पड़ी, जिसमें मानवीर का चेहरा नजर आ रहा था। हल्का सांवला सा रंग, तीखे नए नक्श, शार्प जॉ लाइन्स, हल्की दाढ़ी और उसकी वह ग्रे कलर की खूबसूरत सी आंखें। वह एक पल को मानवीर के चेहरे में ही खोकर रह गई कि तभी अचानक मान की नजर उस कलश के पानी पर गई। जब उसने उस लड़की को खुद को देखते पाया तो हल्के से मुस्कुरा दिया, और यह देखकर वह लड़की एकदम से हड़बड़ा गई। उसने घबराकर तुरंत अपनी नजरें हटा ली और मनी मन बोली, दी, कहाँ हो आप जल्दी से आ जाओ। मैं और नहीं संभाल पाऊंगी यहाँ पर। शादी की सारी रस्में शुरू हो गई हैं और आप अब तक नहीं आई। आपने कहा था ना, आप वक्त पर आकर शादी रुकवा दोगे। प्लीज, जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। फ्लैशबैक। दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, बेदू, देख मेरी बात मान। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। तुझे पता है ना, अगर मैं अभी नहीं गई तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तू बस घूंघट करके यहाँ बैठ जाना। मैं सच में टाइम से वापस आकर तुम्हारी शादी रुकवा दूंगी। तू समझती है सब कुछ, तुझे सब कुछ पता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदांशी ने कुछ मासूमियत और घबराहट के साथ कहा, पर रुद्रा दी, अगर किसी को पता लग गया तो आप सोचकर देखिए क्या होगा। अगर राम चाचू या चाची को पता लग गया तो क्या होगा। और आपको ये भी तो देखिए, माँ पापा यहाँ नहीं आए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रुद्रिका ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरा विश्वास तो कर बेदू, मैं बोल रही हूँ ना, मैं टाइम से आ जाऊंगी। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सच में वक्त पर आ जाऊंगी और तुम्हारी शादी रुकवा दूंगी। बस तुम थोड़ी देर के लिए ये सब संभाल लो। ठीक है, यह बोल रुद्रिका ने तुरंत उसे बाय कहा और कमरे से निकल गई। पीछे रह गई वेदाक्षी, जो अब भी उलझन में खड़ी थी। तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए, और वेदाक्षी अपने सेंस में वापस आई। मानवीर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसके हाथ को घूरा, लेकिन उस वक्त में वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हो गई। दोनों के फेरे शुरू हो गए। वेदाक्षी अभी मनी मन रुद्रिका के जल्दी आ जाने की प्रे कर रही थी। इधर दूसरी तरफ मंदिर में एक और शादी हो रही थी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को खड़े होने के लिए कहा, तो दुल्हन ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए और फटाफट से फेरे करवाइए। मुझे जल्दी जाकर अपनी बहन की शादी भी रुकवानी है। तभी उसके साथ फेरे ले रहे लड़के ने उसे देखा और बोला, अरे तुम चुप करो। पंडित जी, आप बिल्कुल आराम से मंत्र पढ़ो। मेरी एक ही बार शादी होगी भाई, और अगले 7 जन्मों तक मैं इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप आराम से शादी करवाओ। कौन सा बार बार होनी है। रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, बकवास मत करो निर्णय। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम लड़ने से ज्यादा शादी पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। टाइम पर पहुंच भी जाएंगे। रुद्रिका इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और दोनों फेरे लेने लगे। रुद्रिका काफी जल्दी जल्दी और लगभग भागते हुए फेरे ले रही थी। बेचारा निर्णय उसे जितनी कोशिश करता रोकने की और आराम से सब कुछ करने की, वह उतनी हड़बड़ी और जल्दीबाजी दिखा रही थी। इधर वेदाक्षी की हालत रुद्रिका के बिल्कुल उलट थी। वह चाहती थी कि यह शादी रस्में बेहद धीरे धीरे हों, ताकि रुद्रिका टाइम से आ जाए। मान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह आराम से फेरे ले रहा था। वही वेदाक्षी मनी मन रुद्रिका के आने की दुआ कर रही थी। दोनों तरफ फेरे हो रहे थे। एक भागकर फेरे लेने में लगी थी और दूसरी धीरे धीरे। सिया की नजर राम पर गई और उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये आंखों में नमी किस लिए है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी राजकुमारी की शादी हो रही है। राम ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि वह मुझे छोड़कर जा रही है। लेकिन मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक पाऊंगा।
सिया ने धीरे से कहा, मैं समझ रही हूँ राम, लेकिन तुम्हें पता है ये एक दिन होना ही है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतने अच्छे घर परिवार में हमारी बच्ची जा रही है। राम ने हल्के से मुस्कुराकर पलकें झपकाई। तभी अचानक सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये वेदू कहाँ है? मैंने उसे काफी देर से नहीं देखा। राम का भी ध्यान अब उस तरफ गया और वह भी इधर उधर बेदाक्षी को ढूंढने लगा। लेकिन तभी सिया ने खुद से कहा, अरे शायद यहीं कहीं गई होगी। वैसे भी यहाँ से वह कहाँ ही जाएगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। राम को भी यही लगा। इधर पंडित जी ने फेरे पूरे होने के बाद एक बार फिर दूल्हा दुल्हन को चौकी पर बैठा लिया था और इधर दूसरी तरफ मंदिर में निर्णय और रुद्रिका के फेरे हो चुके थे। निर्णय ने रुद्रिका को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। एक पल को रुद्रिका की आंखों में नमी आ गई और वह इमोशनल हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसे जल्दी से घर जाकर उस दूसरी शादी को रोकना है। उसने निर्णय को देखा और जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, जल्दी चलो घर चलते हैं, कहीं बेदाक्षी की शादी हो गई तो। मैंने उसे कितना मनाकर वहां छोड़ा है। पंडित जी ने उन दोनों को देखा और बोले, पहले आशीर्वाद तो ले लो भाई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अगले ही पल रुद्रिका ने निर्णय का हाथ पकड़ जल्दी से चलते हुए कहा, जल्दी चलो निर्णय, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने वेदाक्षी से वादा किया है। निर्णय उसे ही देख रहा था। यह लड़की सच में कितनी जल्दीबाजी कर रही थी, लेकिन वह भी जानता था कि वे ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए उसने कुछ भी कहा नहीं। दोनों जाकर जल्दी से कार में बैठे और निर्णय ने कार स्टार्ट कर दी। निर्णय ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे क्या ट्रेजेडी भरी शादी है हमारी, याद रहेगी हमें। बच्चों को सुनाने के लिए कम से कम एक मस्त सी स्टोरी तो है हमारे पास। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? और कहाँ से आया? ये तो बताओ, कुछ भी बोले जा रहे हो। निर्णय ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़ अपने होठों से चूमकर कहा, हमारा बच्चा मेरी जान, शादी हुई है हमारी तो आज नहीं तो कल बच्चे भी होंगे। और मैं तो हमारे बच्चों को हमारी एपिक और सॉलिड लव स्टोरी जरूर सुनाने वाला हूँ। रुद्रिका ने जल्लाकर अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो निर्णय, मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी चलो। रुद्रिका के चेहरे का एक्सप्रेशन से लग रहा था कि सच में वह झल्ला चुकी है और उसे काफी गुस्सा आ रहा है। निर्णय ने अब उसे नहीं छेड़ा और कार की स्पीड बढ़ा दी। रुद्रिका ने अपने फिंगर क्रॉस करते हुए कहा, अब बस टाइम पर घर पहुंच जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निर्णय के चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वह किसी अजीब से उलझन में हो। वह जानता था घर जाने के बाद बखेड़ा होना है, लेकिन घर जाना भी तो जरूरी ही था। इधर दूसरी तरफ मान ने वेदाक्षी को मंगलसूत्र पहनाया कि अचानक ही वेदाक्षी ने मान के कुर्ते की बाजू को कसकर मुट्ठी में पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, भगवान बचा लो, दी कहाँ रह गई। इस मोमेंट तक आते आते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर अचानक निर्णय की कार बंद पड़ गई। वह बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, अब इस कार को क्या हो गया? निर्णय ने उसे एक जवाब दिया और बोला, मुझे भी नहीं पता, स्टार्ट नहीं हो रही है। रुद्रिका जल्दी से कार से उतरी और टैक्सी देखने लगी। उसने एक ऑटो वाले को रोका और उसे देख बोली, शेखावत मेंशन जाना है। ऑटो वाले ने ना कहा कि अचानक ही रुद्रिका ने गुस्से में उसके कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम कैसे नहीं लेकर जाओगे? मुझे शेखावत मेंशन जाना है, मतलब जाना है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जब कहीं लेकर ही नहीं जाना है तो इस खटारा को लेकर क्यों घूम रहे हो? बेचारा ऑटो वाला डर गया था। निर्णय ने रुद्रिका को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो? आराम से बात करो। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तो इसे बोलो ना मुझे लेकर जाए। वह अभी काफी तेज और कुछ गुस्से में बोल रही थी। उस ऑटो वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बैठो देवी, गुस्सा मत करो, मुझे डर लगता है भाई औरतों से। वह दोनों बैठे और ऑटो से शेखावत मेंशन की तरफ बढ़ गया। इधर मान ने बेदाक्षी की मांग में सिंदूर भरा और पंडित जी ने उसी पल कहा, विवाह संपन्न हुआ। सबने एक साथ तालियां बजाईं कि तभी रुद्र और निर्णय की एंट्री हुई। रुद्रिका ने जो पंडित जी की कई बात सुनी तो हैरान और परेशान सी अपनी जगह जमसी गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वेदाक्षी ने उसे जब देखा तो मन ही मन बोली, आप पहले क्यों नहीं आई दी?
सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन तभी अचानक सिया की नजर उस तरफ गई और उसने राम का हाथ पकड़कर खींचा। राम ने सिया की तरफ देखा और फिर उसकी नजरों का पीछा किया तो नजर जयमाला पहने हुई रुद्रिका और निर्णय पर गई। उसने हैरानी से कहा, रुद्रा। रुद्रिका भी घबराई हुई सी सब और देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। जिस शादी को रोकने के लिए उसने इतनी जद्दोजहद की, वो उस शादी को रोक ही नहीं पाई। तभी सिया ने कहा, रुद्रा यहाँ है तो मंडप में। ये कहते कहते वो चुप हो गई और उसकी नजर मंडप में खड़े मान और बेदाक्षी पर गई। राम की नजरें भी मंडप की तरफ उठ गईं। आखिर हो क्या रहा था? मंडप में कौन था? तभी निर्णय के माता पिता और मान की नजरें भी दोनों पर गईं और वो लोग भी सब शॉक्ड हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था। रुद्रा की शादी तो मान से होने वाली थी ना, और अगर रुद्रा यहाँ थी तो फिर मंडप में उसकी जगह कौन था? मान हैरान होकर अपने पास खड़ी बेदाक्षी को देखने लगा, जिसने अभी भी अपना घूंघट लिया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मनी मन बहुत घबरा रही थी। आखिर यह सब क्या हो गया था? राम को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जैसे उन दोनों की तरफ बढ़ा, सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया ने धीरे से कहा, यहाँ हर तरफ मेहमान है, अभी शांत रहो। उसके कहने पर राम ने एक नजर चारों ओर देखा और फिर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो तुरंत रुद्रा की तरफ बढ़ा और उसने आकर रुद्रा का हाथ पकड़ लिया। रुद्रा ने जब उसे ऐसे गुस्से में देखा तो घबरा गई। राम जबरदस्ती उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। उसे ऐसे देखकर नैना और सिया दोनों जल्दी से उसके पीछे गए और उसके ही पीछे निर्णय के माता पिता गिरजा जी और आलोक जी भी आए। मानवी उस ओर बढ़ा कि तभी रुक गया, क्योंकि बेदाक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे खड़ा देखकर मान ने धीरे से कहा, चलो। बेदाक्षी अपने होश में वापस आई और चुपचाप उसके साथ चल दी। जल्दी ही वो सब बाहर गार्डन में खड़े थे। सब काफी हैरान थे। सिया ने सबसे पहले आकर बेदाक्षी का घूंघट हटाया और जब उसकी नजरें बेदाक्षी पर गईं तो सभी हैरान हो गए। बेदाक्षी की आंसू से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे और उसने अपनी नजरें झुका ली। वही मान भी उसे वहां देखकर हैरान लग रहा था। सिया ने हैरान होकर कहा, बेदू तुम। वो इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और वहीं राम का गुस्सा फट पड़ा। उसकी बेटी ने सच में आज ऐसी हरकत कर दी थी जो वो सोच भी नहीं सकता था। उसने घूरकर निर्णय और रुद्रा को देखा और जाकर एक जोरदार थप्पड़ निर्णय के गाल पर जड़ दिया। जैसे ही निर्णय को थप्पड़ पड़ा, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं बेदाक्षी ने झट से अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया और मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, कहीं अगला थप्पड़ मुझे तो नहीं पड़ने वाला ना। इधर रुद्रिका ने जल्दी से राम को रोकते हुए कहा, पापा, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन वो इसके आगे कुछ कहती कि निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। निर्णय ने राम को देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, ससुर जी, आप जान से तो मुझे मार नहीं सकते। आखिर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी होते ही वो विधवा हो जाए? आप चाहें तो मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी पीछे से गिरजा जी ने कहा, तुम सच में पागल हो चुके हो क्या निर्णय? अरे रुद्रिका की शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी और तुम लोग ये कांड करके आए हो। निर्णय ने उस तरफ देखा जहां उसकी माँ खड़ी थी। असल में निर्णय और मान चचेरे भाई थे और निर्णय की माँ मान की चाची थी, जो कि इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उन्हें गुस्से में देखकर निर्णय ने मनी मन कहा, बेटा निर्णय, तू सबसे निपट लेगा, लेकिन अपनी माँ को कैसे समझाएगा? और कर भाग कर शादी, अब तो तू गया। उसने बेबस होकर अपने भाई मान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन निर्णय तो उसकी आंखें भी पहचानता था। निर्णय ने रिक्वेस्टिंग सा फेस बनाकर अपने भाई को देखा और उससे मदद मांगी। मान ने उसे घूरा तो निर्णय ने और भी छोटा सा मुंह बना लिया। मान ने एक गहरी सांस भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बेचारा मान भी क्या करता। यह लड़का उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। उन दोनों की एज में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों में सिर्फ 1 या 1.5 महीने का फर्क था। मान उससे बड़ा था और उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता था। अभी भी उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इस वक्त उसे निर्णय को इस सिचुएशन से निकालना था। अब जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। मान ने गिरजा जी को देखकर कहा,
चाची माँ, अभी यहाँ तमाशा नहीं करते हैं, घर चलकर बात करते हैं। वैसे भी शादी तो हो चुकी है ना। यह सुनकर राम ने मान की तरफ देखा और बोला, अरे ऐसे कैसे शादी हो गई? तुमने जिससे शादी की मैं मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की। और इस वक्त अध्याय यहाँ पर है भी नहीं और उसकी बेटी की शादी हो गई। मैं उससे क्या जवाब दूंगा? ये कहते हुए राम ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे सच में लग रहा था कि उसका बीपी हाई हो रहा है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। ये कैसी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। तभी मान ने अपने चाचा आलोक जी को देखा और उन्हें इशारा किया। उसके चाचा ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अभी के लिए जो हो गया उसे यहीं रोकते हैं और घर चलकर बात करते हैं। गिरजा जी, आप भी पहले घर चलिए और दोनों बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। गिरजा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर अपनी बात मानने का इशारा किया। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाई। वहीं उनकी दोनों बहू वाली बात सुनकर तो राम और सिया भी हैरान थे। वो कुछ कहते कि तभी वेदाक्षी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मधी के कहने पर मंडप में वह कहते कहते रो गई और उसकी आंखों से आंसू बह आए। सब वेदाक्षी को देखने लगे। सिया ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके पास जाकर प्यार से कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी ना सब। तभी नैना ने तुरंत वेदाक्षी की साइड लेते हुए कहा, माँ, उसकी गलती नहीं है। असल बात तो यह है कि मैं और रुद्रिका हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों रिलेशन में थे और ऐसे में अगर उसकी शादी भाई से हो जाती तो मुझे नहीं लगता यह कहीं से भी ठीक होता। इस बात पर गिरजा जी ने गुस्से में कहा, तो तुम हमें बता नहीं सकते थे क्या? जिस दिन पता चला था उस दिन क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी? बोला नहीं जा रहा था तुमसे? मान तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। हम सबने उसे फोर्स किया, तब जाकर वह माना है, और तुमने ये सब कर दिया। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, वो हम दोनों का झगड़ा हो गया था और फिर उसी गुस्से में रुद्रा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं भी गुस्से में था, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हुआ तो हमने ये सब सॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं था और इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उसकी इस बात को सुनकर सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। राम का मन अभी इन दोनों को एक और थप्पड़ लगाने का कर रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उसने सबकी ओर देखा और कहा, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की है कि मैं माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन अभी जो हुआ है उसे भी नहीं बदल सकते। मैं रुद्रा की विदाई करने को तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी कहीं नहीं जाएगी। यह शादी जिस तरह से हुई है वो सही नहीं है, इसलिए हम वेदाक्षी की विदाई नहीं करेंगे। राम की बात पर सिया ने भी हामी भरते हुए कहा, जी बिल्कुल, वेदाक्षी भी हमारी बेटी जैसी है, लेकिन उसके माता पिता अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। राम और सिया की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन जो भी हुआ हो, मेरी शादी वेदाक्षी से हो चुकी है और मेरी एक रेपुटेशन है। आप लोग क्या चाहते हैं कि बाहर यह बात आग की तरह फैल जाए? सॉरी टू से, लेकिन मैं अपनी पत्नी को साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मान के इस तरह बोलने से हर कोई हैरान था। राम इस वक्त इस वजह से परेशान था कि अध्याय को क्या बताएगा। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी की शादी हो गई और किसी को पता भी नहीं लगा। लेकिन मान भी अपनी जगह सही था। वही वेदाक्षी भी उसकी बात सुनकर हैरान थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अब उसे घबराहट होने लगी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राम और सिया ने मान को समझाने की कोशिश की तो उसने भी साफ साफ अपनी बात कह दी। ऐसे में किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी निर्णय ने कहा, क्यों ना हम वेदाक्षी से ही पूछ लें, वो क्या चाहती है। आखिर लाइफ उसकी है तो डिसीजन भी उसी से लेना चाहिए ना। यहाँ हम सब अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन किसी ने उससे तो पूछा ही नहीं। इस बार निर्णय की बात सभी को सही लगी और सब वेदाक्षी को देखने लगे, जो कब से चुपचाप खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तभी गिरजा जी ने कहा, वेदाक्षी बेटा, हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं। तुम आराम से सोच समझ कर कोई फैसला लो, हमें जल्दीबाजी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सभी को अपने साथ बाहर आने के लिए कहा और वेदाक्षी को वहीं थोड़ी देर के लिए सबने अकेला छोड़ दिया। वेदाक्षी हैरान परेशान सी वहीं खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो।
तभी अचानक पीछे से रुद्रिका छुपते छुपाते वापस आई। रुद्रिका ने वेदाक्षी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वेदाक्षी उसके पीछे खिंची चली जा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। मान जानता था उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन रिश्ते यूं ही तो नहीं बन जाते और यूं ही तोड़े भी नहीं जाते। ये तो शादी का रिश्ता था। मान अपने हर रिश्ते को लेकर हमेशा लॉयल और रिस्पॉन्सिबल रहा था, और इस बार भी वह इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता था। रुद्रिका ने वेदाक्षी को कमरे में लाकर छोड़ा और दरवाजा बंद करते हुए उसे देखकर कहा, वेदू, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ। मैं पूरी तरह से गलत थी। मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई। मुझे लगा था सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। वेदाक्षी ने रोते हुए कहा, आप नहीं आई, आपने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। आपके भरोसे वहां बैठी थी, मेरी शादी हो गई। आप जानते हो ना, मैं वेदांत से प्यार करती हूँ। वेदांत का नाम सुनकर अचानक ही रुद्रिका ने मन ही मन कहा, मान अच्छा लड़का है, कम से कम मुझे उस वेदांत से तो ठीक ही लगता है। कुछ भी करके वेदाक्षी को राजी करना होगा। यह सोचते हुए उसने वेदाक्षी को देखा और उसके चेहरे को थामकर प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी के लिए घर चल, तमाशा नहीं करते। दोनों परिवार वालों की इज्जत का सवाल है। हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना इस चीज का। वैसे भी मान बहुत समझदार है, वह हर बात समझ लेगा। हालांकि वेदाक्षी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रुद्रिका की दलीलों के आगे उसे मानना पड़ा और वह राजावत मेंशन जाने के लिए रेडी हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई कर दी गई। इस वक्त हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। राम और सिया इस बात से परेशान थे कि अध्याय और तनिष्ठा को कैसे और क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। उनकी गैर हाजिरी में उनकी बेटी की शादी हो गई, और दूसरी बात उस लड़के से हो गई जिससे रुद्रिका की शादी होने वाली थी। निर्णय के मन में चल रहा था कि पता नहीं उसकी माँ उसके साथ क्या करेगी। हालांकि उसे पता था कि रुद्रिका को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसका क्या होगा, यह भी वह अच्छे से जानता था। रुद्रिका चाहती थी कि वेदाक्षी इस रिश्ते को एक मौका दे। वह अपनी बहन को बस खुश देखना चाहती थी, और अब जब शादी हो चुकी थी तो वह चाहती थी कि एक बार वेदाक्षी पूरे दिल से इस रिश्ते को अपना ले। वही मान के दिमाग में और दिल में सिर्फ यह चल रहा था कि उसे आगे सब कुछ कैसे हैंडल करना है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, वह अच्छे से जानता था कि यह लड़की बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है। इसे संभालना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था, और ऊपर से वह भी तब जब वेदाक्षी की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, वह भी गलती से। वही वेदाक्षी के दिमाग में यह चल रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। जाहिर था वह अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, और उसने अपनी जिंदगी को लेकर काफी लंबी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया था, जिसने सब कुछ बदल दिया था। जल्दी ही वह सब घर पहुंचे। गिरजा जी सामने पूजा की थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। उन्होंने दोनों जोड़ों की आरती उतारी और तिलक करके दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। जैसे ही रुद्रिका और वेदाक्षी घर में एंटर हुई, उनके जस्ट बाद में मान अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही निर्णय अंदर आने को हुआ, सब लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। बेचारा निर्णय हड़बड़ाकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। उसकी माँ तो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसकी पिटाई कर देंगी। निर्णय ने मन ही मन कहा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की निर्णय, और भागकर शादी। तेरी माँ तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, और मुझे नहीं लगता ये मान का बच्चा मुझे बचाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने भी निर्णय से कुछ नहीं कहा, और थोड़ी देर बाद वह भी उन सबके साथ अंदर आ गया। निर्णय जानता था कि अभी सब कुछ शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन फिलहाल वह यह चाहता था कि उसे ये रात सुकून से मिल जाए, ताकि वह अपनी जिंदगी अच्छे से समझकर शुरू कर पाए। वही मानवी इस बात से बेखबर तो नहीं था कि कल क्या होने वाला था। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। मान अपने स्टडी में चला गया। वह कुछ देर शांति से सब कुछ एनालाइज करना चाहता था। इधर रुद्रिका का जब निर्णय के साथ कमरे में आई, तो कमरे को देखकर एक पल को उसके कदम रुक गए, और वह इस खूबसूरती से सजे हुए कमरे को ही देखने लगी। रुद्रिका वहां जम चुकी थी, लेकिन निर्णय बेचारा परेशान था। रुद्रिका ने उसे देखा, जो परेशान नजर आ रहा था,
और रूम में आने के बाद से ही वो रूम में चक्कर लगा रहा था और रुद्रिका उसे अजीब तरीके से देख रही थी। रुद्रिका ने मुंह बनाया और बेड पर जाकर बैठते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? निर्णय ने घबराहट के मारे कहा, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? इस वक्त मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। न जाने कल क्या होगा मेरा। रुद्रिका ने पलकें झपकाते हुए उसे देखा और बोली, ओह, तो तुम्हें टेंशन हो रही है। लेकिन टेंशन तो माइंड में होती है, जिसके लिए आदमी शांति से बैठकर सॉल्यूशन ढूंढता है। तुम्हारी तरह लेफ्ट राइट नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, इसलिए तुम इतना चल रहे हो? जो निर्णय अब तक चहलकदमी कर रहा था, वो ये सुनते ही रुक गया और घूर कर उसे देखने लगा। रुद्रिका ने उसे देखा और आईब्रोज चढ़ाकर एक बार फिर उसे चिढ़ा दिया। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, बताऊं मैं तुम्हें अभी कि मेरा दिमाग कहाँ है और कहाँ नहीं है? यह कहते हुए वो रुद्रिका की तरफ बढ़ने लगा। रुद्रिका को जैसे ही एहसास हुआ, वो तुरंत बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई। यह देखते ही निर्णय ने तुरंत कहा, बेड से नीचे उतरो। बिल्कुल नहीं, रुद्रिका ने जीभ निकाल कर उसे चिढ़ाया। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें तो। ये कहते हुए वो भी बेड पर चढ़ गया और उसे ऊपर आते देख रुद्रिका नीचे उतरकर दौड़ पड़ी। निर्णय अब उसके पीछे था। रुद्रिका भागते हुए भी उसे चिढ़ा रही थी। वो बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, लेकिन अचानक ही वो अपने लहंगे में उलझी और गिरने को हुई कि निर्णय ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इस चक्कर में दोनों ही बेड पर गिर पड़े। निर्णय रुद्रिका को कमर से थामे हुए था। दोनों की नजरें एक पल को एक दूसरे पर ठहर सी गईं। वह दोनों भूल चुके थे कि अभी कुछ देर पहले वह बच्चों की तरह एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। निर्णय ने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से रुद्रिका के चेहरे पर रखा और उसका माथा चूम लिया। रुद्रिका हल्के से मुस्काई, लेकिन उसके मन में यह चल रहा था कि यह आदमी जो अभी कुछ देर पहले कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था, अब एकदम शांत हो चुका था। निर्णय ने उसके मन की बात समझते हुए कहा, छोड़ो यार, क्या फायदा है अभी टेंशन के मारे जान देने का? जो होना है वह सुबह पता चल ही जाएगा। इस वक्त तो हमें सिर्फ अपनी सौगात पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्रिका आंखें फाड़े उसे देखने लगी। यह आदमी सच में अजीब ही था। वह अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही निर्णय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्रिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। निर्णय ने एक हाथ से रुद्रिका के सर पर पड़ी चुनरी को हटाते हुए साइड में फेंका और एक एक कर उसके सारे गहने उतारने लगा। जिस हिस्से से रुद्रिका के जेवर उतरते, उस हिस्से पर निर्णय अपने होठ रख देता। रुद्रिका उसकी हरकतों से सिहरने लगी थी और वह खुद ही में सिमटे जा रही थी। आखिर में हार कर वो उठ खड़ी हुई और कबर्ड की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि निर्णय ने उसके ब्लाउज की डोरियों को पकड़ रखा था और उसने अचानक से उसके ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींचा और ब्लाउज की सारी डोरियां खुल गईं। वह हैरान परेशान सी अपनी जगह जम सी गई। निर्णय ने मुस्कुराते उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन को चूमा और धीरे से कहा, भागना बंद करो। एक दूसरे का साथ पाने के लिए भागकर शादी कर ली और तुम अभी भी मुझसे भाग रही हो। रुदिका के कानों में जैसे ही निर्णय की वह धीमी और मधोसी भरी आवाज पड़ी, तो उसका कंट्रोल भी छूटने लगा। वह पीछे पलटी और तुरंत उसके सीने से लग गई। निर्णय ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, हम सब कुछ संभाल लेंगे साथ मिलकर। यह कहते उसने अगले ही पल रुद्रिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने धीरे से रुद्रिका को बेड पर छोड़ा और रुद्रिका जल्दी से पलटकर घूम गई। निर्णय उसके पास आया और धीरे से उसकी पीठी को चूम लिया। रुद्रिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मुट्ठियों को बेड शीट पर कस दिया। निर्णय की ओर उसकी कमर और पीठ पर चल रहे थे। बेचैनी इतनी बड़ी कि रुद्रिका ने पलटकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पलटते ही एक बार फिर दोनों के होंठ मिल चुके थे। उसके होंठ अभी रुद्रिका के होंठों पर थे। जब रुद्रिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो रुद्रिका ने अपने हाथों को उसके सीने पर रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। लेकिन निर्णय ने उसके हाथों को पकड़ उसके सिर के इर्द गिर्द बेड पर दबा दिए। रुद्रिका को सच में अब सांस नहीं आ रही थी। वह उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी कि तभी निर्णय ने उसे छोड़ दिया और रुद्रिका ने गहरी सांस ली।
उसने घूर कर निर्णय को देखा, लेकिन तभी वह कुछ कहती या उससे खुद से दूर करने की कोशिश भी करती कि निर्णय ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके गर्दन, कंधे, गले पर बेट किसिस करने लगा। एक बार फिर रुद्रिका की सांसें उसका साथ देना छोड़ चुकी थी। दोनों ही अब एक दूसरे के लिए हद से ज्यादा बेचैन हो चुके थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। उस कमरे में उन दोनों के दिलों की धड़कनों का शोर गूंज रहा था। वहीं इधर मान ने टाइम देखा तो लगभग 12:30 होने को आए थे। उसने अब अपने रूम में जाने का सोचा और उठ खड़ा हुआ। मान का स्टडी रूम उसके रूम से अटैच था। मान ने जाकर दरवाजा खोला और रूम में आ गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बेदाक्षी अभी जाग रही थी और बेड पर बैठी थी। लेकिन जब दरवाजे की आवाज आई तो बेदाक्षी का ध्यान मान पर चला गया। वो अपने कुर्ते की बटन्स खोल रहा था और एक पल को बेदाक्षी घबरा गई। मान जब बेड की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र बेदाक्षी पर गई। उसने बस एक नज़र बेदाक्षी को देखा और फिर अपनी नजरें उससे हटा ली। बेदाक्षी उसे ही देख रही थी। मान के कदम अब कबर्ड की तरफ बढ़ गए। तभी बेदाक्षी ने कहा, आप यहीं सोने वाले हो? उसकी आवाज ने मान के कदमों को रोक दिया। मान ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बोला, यह मेरा कमरा है, वह मेरा बेड है, तो मैं और कहाँ जाकर सोऊंगा? उसकी आवाज काफी शांत और सधी हुई थी। बेदाक्षी अजीब तरह से उसे देखने लगी। वह कहना क्या चाहता था? मान ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा, आराम से सोच लो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहां सो सकती हो। शादी की है ना तुमने मुझसे, तो अब यह कमरा तुम्हारा भी हुआ, बराबर हक है तुम्हारा। यह कहकर वह बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी हैरानी से काफी देर तक बाथरूम के दरवाजे को घूरती रही। उसने मुंह बनाकर कहा, इस आदमी का मतलब क्या है? मैंने शादी की है, मुझे कौन सा शौक था शादी करने का? वह तो सिचुएशन ही ऐसी बनी कि मुझे मंडप में बैठना पड़ा, वरना किसे जल्दी थी शादी करने की? मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, और इस सड़ू आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। जब से देखा है मुंह बनाकर घूम रहा है। यह बोलकर बेदाक्षी ने मुंह बना लिया। लेकिन अब वह भी बेड पर ही बैठी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और आगे उसे क्या करना है। उसने मन ही मन कहा, वेदांत से मिलना होगा। इतने दिनों से उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मान बाहर आया। उसने लोअर और वेस्ट पहन रखी थी। उस वेस्ट में उसकी कसी हुई मस्कुलर बॉडी और बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। बेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान जानता था कि वह उसे ही देख रही है। वह बेदाक्षी की हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। वह चलकर उसके पास आया और उसने अचानक ही जाकर बेदाक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। हड़बड़ाकर बेदाक्षी के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई और उसने जल्दी से अपने हाथ मान के गले में लपेट दिए। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया है? असल बात तो यह थी कि वह मान के एक्शन से घबरा गई थी। एक तो रूम का जो हुलिया था, वह देखकर वो पहले ही घबराई हुई थी, और दूसरा मान की हरकत उसे डराने के लिए काफी थी। मान ने बेदाक्षी को ले जाकर सोफे पर बैठाया और आराम से बोला, यहाँ बैठकर जितना सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है। सुबह ऑफिस जाना है, तुम यहाँ बैठो और सोचती रहो कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ सोना है, क्योंकि मैं तो अपने बेड को नहीं छोड़ने वाला, और इस सोफे पर मैं फिट नहीं होऊंगा। और मैं कोई किसी डार्क नॉवेल का हीरो भी नहीं हूँ जो हीरोइन के लिए कंप्रोमाइज करके सोफे पर सो जाए। यह बोल वह जाकर बेड पर लेट गया। उसने लैम्प बंद करने से पहले वेदाक्षी को देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। मान ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, दूसरी साइड अभी भी खाली जगह है, चाहे तो यहाँ आकर आराम से सो सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। वेदाक्षी ने बड़बड़ाते हुए कहा, दुष्ट निर्लज प्राणी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? यह बोल उसने मुंह बनाया। मान ने उसकी हरकतों को समझते हुए जवाब देते हुए कहा, मन ही मन कोसना हो गया हो तो कपड़े चेंज करो और आकर सो जाओ। मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है। टेंशन मत लो, परेशान नहीं करूंगा। ये बोल उसने बेड के सेंटर में एक पिलो रख दिया। यह देखकर बेदाक्षी और ज्यादा हैरान हो गई। यह आदमी आखिर उससे चाह क्या रहा था? लेकिन अगले ही पल बेदाक्षी ने खुद से ही कहा, चलो अच्छा है, कम से कम ये मुझे समझ तो रहा है। वह जल्दी से उठी
और अपने गहने निकालने लगी। उसने अपने बाल खोले और फिर अपना नेकलेस उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जितना उसे उतारने की कोशिश करती, वह उतना ही ज्यादा उसके बालों में उलझता चला जाता। थक हार कर वह वहीं मुंह बनाकर बैठ गई। मान जो सोने की कोशिश में था, वह पहले ही अपनी नींद खो चुका था। बजती थी बेदाक्षी की चूड़ियों की वह आवाज जो उसे सोने नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से कमरे में शांति पसर गई, तो उसने पलटकर बेदाक्षी की तरफ देखा, जो मुंह लटकाए वहां बैठी थी। मां ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, सोना नहीं है? पूरी रात क्या जागरण करने वाली हो तुम? आकर सो जाओ, आधी रात होने को आई है। बेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मेरा नेकलेस मेरे बालों में उलझ गया है और निकल नहीं रहा। मेरे बाल टूट रहे हैं और दर्द कर रहे हैं। मान की नजरें उसके लंबे काले बालों पर पड़ी, जो उसकी कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जो इस वक्त काफी उलझ चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बेड से उठकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वेदाक्षी ने मिरर से मान को देखा, तो मान ने धीरे से कहा, मैं कर दूं? वेदाक्षी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मान ने उसके बालों को साइड किया और उसके बालों को नेकलेस की हुक से निकालते हुए नेकलेस खोल दिया। उसने नेकलेस को बेदाक्षी के हाथ में पकड़ाया और जाकर फिर से आराम से बेड पर लेट गया और बोला, अपनी चूड़ियां उतार दो और आराम से आकर सो जाओ। यार, इनकी आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही। बेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, अकल नहीं है? अपनी शादी का चूड़ा उतार दूंगी तो सब लोग डांटेंगे। मान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस वह उसे देखता ही रह गया। उसने गहरी सांस ली और फिर से सोने को हुआ कि अचानक ही उसे अपनी चाची माँ की बात याद आई। वह उठा और उसने जाकर अलमारी खोली और उसमें से एक बॉक्स लेकर आया और उसे बेदाक्षी के आगे करके बोला, यह तुम्हारे लिए तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। बेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, यह सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये शादी यूं ही हो गई। मान ने वह बॉक्स ड्रेसिंग पर रखते हुए बड़े आराम से कहा, जैसी भी हुई हो, हुई तो है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगी, बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी और सबके लिए। यह बोल उसने आगे कुछ नहीं कहा और जाकर चुपचाप लेट गया। वेदाक्षी ने भी अपने कपड़े बदले और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उसने मान को देखा और बोली, देखो, आप अपनी ही साइड रहना, मेरी साइड मत आना। मान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी साइड में रहो, मेरी साइड आने की कोशिश मत करना। बेदाक्षी अब चुपचाप लेट गई, लेकिन मान समझ नहीं पा रहा था कि आज से पहले वह सुकून से अकेला इस रूम में सोता था, लेकिन आज कोई और उसके साथ इस बेड पर मौजूद था और इस वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वहीं बेदाक्षी आराम से सो चुकी थी। शायद थकान और घबराहट इतनी थी कि उसे जल्दी नींद आ गई। मान की नजर उस पर गई, जो बड़े सुकून से सो रही थी, और उसे देखकर न जाने क्यों मान के होठों पर अपने आप एक मुस्कान उतर आई। पर कुछ देर वो बस बेदाक्षी को देखता रहा और फिर न जाने उसे कब नींद आई, उसे इस बात का आइडिया भी नहीं लगा। सब सो चुके थे, लेकिन कोई था जो अभी जाग रहा था, और वह था राम। टेंशन सिया को भी थी, लेकिन फिर भी थकान इतनी थी कि वह सो गई और उसे नींद भी आ गई। लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो भी सुकून से सो जाता, लेकिन अध्याय और उसका रिश्ता जो था, वह बियॉन्ड द लिमिट था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, और इस बार राम की बेटी की गलती की वजह से अध्याय की बेटी पर बात बन आई थी, और राम यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अभी यही समझने की कोशिश में लगा था कि अध्याय को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा। खैर, रात बीत गई और सुबह एक नया सवेरा लेकर आ चुकी थी। राजावत मेंशन, मान का कमरा। यूं तो मान हमेशा जल्दी उठता था, लेकिन आज ना जाने क्यों वह थोड़ी देर तक सोता रहा। 7 बज चुके थे, लेकिन वह अब तक सो रहा था। लेकिन अचानक ही बेदाक्षी की नींद कुछ कच्ची हो गई। उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाईं और एक हाथ से अपनी आंखें मसलने लगी और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने सिर के नीचे अजीब सी हार्डनेस फील हो रही थी, और यह उसका पिलो तो नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखा, तो उसका हाथ सीधा मान के मुंह पर जाकर टिका। मान अचानक ही हड़बड़ाकर उठ गया। उसने आंखें खोलकर बेदाक्षी को देखा,
जो उसके सीने से चिपटकर सो रही थी। और यह नज़ारा देखकर वह सच में हैरान था। क्या ये वही लड़की थी जो कल रात सोने के लिए आनाकानी कर रही थी और आज उससे लिपटी हुई थी? वेदाक्षी का हाथ अभी मान के गाल पर रखा था और धीरे धीरे उसके गाल और पूरे चेहरे पर घूम रहा था। वह पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह किस चीज पर लेटी हुई है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये मेरा टेडी तो नहीं है? वह तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। वेदाक्षी की आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी और आधी खुली थी। मान ने जब उसके बड़बड़ाने की आवाज सुनी और उसकी बात को समझा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली। वेदाक्षी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई, ये वह नहीं है। मेरा टेडी मेरा हाथ थोड़ी पकड़ सकता है। तो फिर कौन है ये मैं हूँ, कोई टेडी बियर नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ो और ठीक से सो जाओ। मान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। मान की गहरी आवाज सुनते ही वेदाक्षी के रेंगटे खड़े हो गए और वह अचानक ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर मान को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। वेदाक्षी ने धीरे से अगवाड होकर कहा, सॉरी, और वो उठकर बाथरूम में भाग गई। अभी कुछ पहले की वेदाक्षी की वह हरकतें मान को कुछ अजीब फील करवा गई थी। उसने गहरी सांस भरकर खुद से ही कहा, क्या लड़की है ये? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।